हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम लोग देखेंगे वेतन चैप्टर का बैक क्वेश्चन एक्सरसाइज क्वेश्चन का 8 नंबर 1 से लेकर के 7 नंबर तक अपलोड हो गया है। हम उसको देख लीजिए जो लोग नहीं देखे हैं, और अभी 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चन को और किस तरीके से बनता आपको बताते हैं, क्या इसमें प्रॉब्लम रहता है क्या नहीं रहता है, सब कुछ सोल्यूशन देखते हैं। छोटा सा क्वेश्चन, बहुत आसान लगेगा। एक्स इंडियन एयरलाइंस में पायलट है, लो आ गया। जैसे 7 नंबर था वैसे 8 नंबर है। 7 नंबर में क्या था, रमन इंजन ड्राइवर था, वो रेलवे का, भारतीय रेलवे का इंजन ड्राइवर था, तो उसको इंजन भत्ता मिलता था। यहाँ पे ये भी वही है। एक्स एक क्या है, इंडियन एयरलाइंस में पायलट है। अब एयरलाइंस में पायलट है तो इसको भी इंजन भत्ता मिल सकता है। अगर विशेष भत्ता या इंजन भत्ता मिला तो उसको इंजन भत्ता की गणना करना पड़ेगा और उसके बाद उसको लिखना पड़ेगा। उसे 7,20,000 रुपए का वेतन मिल रहा है, 1,80,000 रुपए का महंगाई भत्ता मिल रहा है पायलट को, 6 लाख रुपए का उड़ान भत्ता, देखो हो गया नहीं, यहाँ पे उड़ान भत्ता मिल रहा है मतलब इंजन भत्ता मिल रहा है। ड्यूटी पर निजी खर्चों की पूर्ति के लिए उड़ान भत्ता, देखो कैसा होता है, इंजन भत्ता होता ही कैसा है, जब भी हम कोई बड़े इंजन को चलाते हैं उस चलाने के दौरान जो भी व्यक्ति चला रहा है, वो ड्राइवर या पायलट जो भी है, वो उस सफर के दौरान जो भी अपने निजी खर्चा करता है उसके लिए उसको एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, वही होता है इंजन भत्ता। तो उसका कितना राशि करोड़ का होगा, कितना कर मुक्त होगा, हमें वर्किंग नोट से पता चलेगा। हमें वर्किंग नोट को बनाना पड़ेगा। उसके बाद आगे क्वेश्चन में क्या दिया है, 12,000 रुपये यात्रा भत्ता, वास्तविक खर्चा 9,000। यात्रा भत्ता हमारा आंशिक कर मुक्त होता है और यहाँ पे दे दिया वास्तविक खर्चा 9,000, तो 12,000 में से 9,000 खर्चा हो गया तो उसको माइनस कर देना है। देखो यहाँ पे धारा 10-14-1 के अंतर्गत आता है यात्रा भत्ता, और यात्रा भत्ते का 2-3 केस होता है। अगर सिंपल यात्रा भत्ता दिया है, उसके बारे में कोई खर्चा वगैरह नहीं दिया तो डायरेक्ट वो टैक्स लग जाएगा पूरा राशि पे। इसका मतलब जितने यात्रा भत्ता दिया पूरा वो बचा हुआ है, उसका एक भी पैसा खर्चा नहीं हुआ है। दूसरा तरीका दिया रहेगा जो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है, यात्रा भत्ता 12,000 रुपए दिया है और उसमें से वास्तविक खर्चा 9,000, तो 12,000 में से 9,000 को माइनस कर दें, 3,000 बचेगा, उसको लिखना है हमें करोड़ की राशि पे। और एक तीसरा केस आएगा यात्रा भत्ता दौरे के लिए। जब भी यात्रा भत्ता दौरे के लिए आता है वो कर मुक्त होता है धारा 10-14-1 के अंतर्गत। ठीक है, यात्रा भत्ता दौरे के लिए जब भी आएगा कर मुक्त होता है, हमेशा याद रखना उस चीज को। अब आगे देखते हैं, तथा 3 बच्चों के लिए जो पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं 7,200 रुपए शिक्षा भत्ता मिला। यहाँ पे पब्लिक स्कूल में उसके 3 बच्चे पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ाने के पीछे बहुत खर्चा होता है उसको, तो उसके मालिक के द्वारा उस बच्चे को पढ़ाने के लिए भी पैसा मिलता है, भत्ता मिलता है। यहाँ पे अगर फ्री का स्कूल मिलता तो अनुलंब हो जाता, सुविधा हो जाता, वो 1,000 रुपए प्रतिमाह छूट मिलता है, वो चीज अलग हो जाता है। लेकिन यहाँ पे पैसा मिल रहा है मतलब भत्ता मिल रहा है। और शिक्षा भत्ते में कितना, 100 रुपए एक बच्चे के पीछे, अधिकतम 2 बच्चे तक छूट मिल सकती है, इससे ज्यादा छूट उसको नहीं मिलेगा। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, करोग्य भत्ते की गणना कीजिए। यहाँ पे वेतन की गणना करने नहीं बोल रहे हैं, अगर वेतन से गणना करने बोलते तो वेतन को हम शामिल करते और साथ ही साथ मानक कटौती भी काटते धारा 16 के अंतर्गत, परंतु यहाँ पे वेतन को लिखना नहीं है, मानक कटौती भी नहीं काटना है यहाँ पे, क्योंकि सिर्फ भत्ते की गणना करने बोला जा रहा है कि जितना सारा भत्ता यहाँ पे दिया है क्वेश्चन के अंदर, उसमें से कौन से भत्ते का कितना कितना करोड़ राशि होगा, बस उतना ही हमें दिखाना है टोटल करके। सिर्फ करोड़ के भत्ते को गणना करना है, करोड़ के भत्ते को निकालना है, बाकी चीज हमें निकालने की जरूरत नहीं है। तो एक क्वेश्चन आता है तो वेतन दिया ही क्यों है, अगर वेतन काम का नहीं है तो यहाँ पे दिया ही क्यों है क्वेश्चन, इसीलिए दिया है क्योंकि बहुत सारे भत्ते ऐसे हैं जिसको निकालने के लिए हमें वेतन की आवश्यकता पड़ता है। ठीक है, इसी कारण वहां पे दिया है। और वैसे भी जानकारी दिया है कि एयरलाइंस में वो पायलट है तो कितना वेतन से कमाता है, कितना भत्ता से कमाता है, सब कुछ इसीलिए भी दिया है कि इसका पूरा विवरण दिया है यहाँ पे, कितना उसका साल भर में कमाई होता है। तो सबसे पहले हम लोग हेडलाइन डालेंगे, देखो करोग्य भत्तों की गणना कीजिए। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, करोग्य भत्ते की गणना कीजिए, तो उसी चीज को उठा के हम हेडलाइन बनाएंगे, कर योग्य भत्ते की गणना। कर योग्य भत्तों की गणना,
दिख रहे हैं यहाँ तक करोगे भत्ते की गणना। फिर कर निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए न्यू बुक आएगा। न्यू बुक से हम और देखेंगे, अगर नियम चेंजेस हो जाते हैं तो, और नियम चेंजेस नहीं हो जाते हैं तो और देखने की जरूरत नहीं है, बस 2022-23 के स्तर पे 23-24 कर देने से चल जाएगा। और अगर नियम चेंज हो जाए तो फिर से पढ़ाना पड़ेगा, फिर से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहला उसको वेतन मिला 7,20,000 रुपए। हमें वेतन से अभी फिलहाल मतलब नहीं है, क्योंकि सिर्फ भत्ते की गणना करने बोला जा रहा है, तो हम वेतन की तरफ नहीं देखेंगे। नेक्स्ट आगे 1,80,000 रुपए का महंगाई भत्ता मिल रहा है। ठीक है, तो महंगाई भत्ते को हम यहाँ पे लिखेंगे। और क्या क्या मिल रहा है उसको, चलो वेतन नहीं मिला तो कम से कम महंगाई भत्ता तो मिला। यहाँ पे महंगाई भत्ता कितना रुपए का मिला है, 1,80,000 रुपए का। 1,80,000 रुपए का महंगाई भत्ता मिला है। अब महंगाई भत्ता तो पूरा करोड़ का होता है, एकदम पूर्णतः करोड़ का होता है ये। आगे 6 लाख रुपए का उड़ान भत्ता मिला है ड्यूटी पर निजी व्यय की पूर्ति के लिए। मतलब इंजन भत्ता है, वो पायलट था, एरोप्लेन वगैरह उड़ा रहा है वो, तो यहाँ पे इंजन भत्ते की गणना हमें करना पड़ेगा। वर्किंग नोट बनाना है यहाँ पे, वर्किंग नोट में इंजन भत्ते की गणना, इंजन भत्ते की गणना हमें करना है। इसके लिए सबसे पहला नियम क्या है, पहला नियम भत्ते का 70%, भत्ते का 70% काटना है और उसको लिख देना है, पहला कंडीशन पूरा हो जाएगा। तो मिला कितना, 6 लाख रुपए का। तो यहाँ पे 6 लाख का 70% काटना है, तो 6 7 42, 4,20,000 रुपए। दूसरा कंडीशन, अधिकतम छूट या अधिकतम सीमा 10,000 रुपए प्रति माह। अधिकतम छूट कितना रहता है इंजन भत्ते में, 10,000 रुपए प्रति माह। अभी जस्ट इसके पहले क्वेश्चन में पढ़ाया, 7 नंबर क्वेश्चन में। तो 10,000 रुपए प्रति माह मतलब 10,000 एक महीना में, तो 12 महीने का 1,20,000 रुपए। अब इन दोनों में से कौन सा राशि कम है, कौन सा कम दिख रहा है यहाँ पे, 1,20,000 कम है, क्योंकि यहाँ पे 4,20,000 है, यहाँ पे 1,20,000। दोनों में से कौन सा कम है, यहाँ पे 1,20,000 कम है। तो जो कम होगा वही कर मुक्त होगा। कर मुक्त कितना होगा, 1,20,000। अब करोड़ पे कितना होगा, कर योग्य राशि बराबर प्राप्त भत्ता माइनस कर मुक्त राशि। प्राप्त भत्ता कितना मिला था, 6 लाख रुपए का भत्ता मिला था उसको, तो 6 लाख रुपए को यहाँ पे लिख देना है, भत्ता मिला था, माइनस कर मुक्त राशि कितना है, दोनों में से कम होता है 1,20,000, तो 1,20,000 यहाँ पे कर मुक्त हो जाएगा। 1,20,000 को हमें यहाँ पे लिख देना है। अब इसको माइनस करने के बाद कितना आएगा, 4,80,000 रुपए। यही हो जाएगा इंजन भत्ते की करोग्य राशि। ठीक है, इंजन भत्ते की करोग्य राशि कितना हो जाएगा, 4,80,000। उसी को हमें यहाँ पे लिखना है, इंजन भत्ता। इंजन भत्ता कितना हो जाएगा, ये 4,80,000 रुपए। 4,80,000 कहां से आया, ये पूरा प्रोसेस है इसका वर्किंग नोट का। ये सब चीज आपको याद रखना पड़ेगा। 2 कंडीशन है, उसके बाद तीसरा नंबर में करोग्य राशि निकालने के लिए प्राप्त भत्ते में से कर मुक्त राशि को माइनस करते हैं, तब जाके करोग्य निकालते हैं। ये सारी चीज आपको याद रखना पड़ेगा, पूरा प्रोसेस को। धीरे धीरे सब सीख जाओगे, लेकिन कंटिन्यू बने रहो। आगे देखते हैं क्वेश्चन में आगे और क्या दिया गया है। 12,000 रुपए यात्रा भत्ता, यात्रा भत्ता मिला उसको। यात्रा भत्ता, यात्रा भत्ता के लिए क्या बोला गया है, 12,000 रुपए मिला है माइनस वास्तविक खर्चा 9,000। तो 9,000 को जैसे माइनस कर देंगे, आंसर आएगा 3,000। यह हो जाएगा करोग्य। तो
3000 रुपए होगा यात्रा भत्ते की कर योग्य राशि। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें कर योग्य भत्ते की गणना करने बोला जा रहा था, इस कारण से जितने सारे भत्ते हैं उस भत्ते को ही उठाया जा रहा है और उसमें जिस भत्ते का जो भी वर्किंग नोट बनेगा, जो भी उसका नोट्स है, रूल है, सब हम लगा के वर्किंग नोट बना रहे हैं। उसका जो भी कर योग्य राशि निकल रहा है हम कर योग्य राशि यहाँ पे शो करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, वेतन का तो यहाँ पे ले लेंगे क्योंकि भत्ते की गणना करने बोल रहा है तो भत्ते को ही लेंगे, वेतन को नहीं लेंगे। आगे क्या बोला है, तथा 3 बच्चों के लिए जो पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हैं उसको 7200 रुपए का भत्ता मिला, शिक्षा भत्ता मिला। तो अभी शिक्षा भत्ते की गणना करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं, वहां पे जगह नहीं हो रहा है। शिक्षा भत्ते की गणना, शिक्षा भत्ते की गणना में क्या होगा, अभी 7200 रुपए मिला है 3 बच्चे के लिए, उसका 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों के लिए 7200 रुपए का शिक्षा भत्ता मिला है जो पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा था। अब 3 से भाग देना है इसको, 7200 को अगर हम 3 से भाग देंगे तो 24 रुपए आएगा प्रति बच्चा। ठीक है, प्रति बच्चा 2400 रुपए आएगा। यानी कि हम यहाँ पे देख सकते हैं पहले बच्चे के लिए 24 रुपए भत्ता मिला है, दूसरे बच्चे के लिए 2400 रुपए भत्ता मिला है, तीसरे बच्चे के लिए भी 2400 रुपए भत्ता मिला है। अब छूट कितना मिलेगा, देखो मैं पहले से बताते हुए आ रहा हूं कि शिक्षा भत्ता, जो भी भत्ता हमारा होता है, ज्यादातर शिक्षा भत्ता, छात्रों भत्ता, ये सब 2 बच्चे तक का छूट मिलता है। पहले बच्चे के पीछे इसको छूट मिलेगा, दूसरे बच्चे के पीछे छूट मिलेगा, तीसरे बच्चे के पीछे कोई छूट नहीं मिलेगा। तो पहले बच्चे के पीछे कितना छूट मिलेगा, एक बच्चे का 100 रुपए 12 महीने का 1200 रुपए अधिकतम छूट मिलेगा एक बच्चे के पीछे। तो पहले बच्चे के पीछे 1200 छूट मिलेगा, दूसरे बच्चे के पीछे भी 1200 रुपए छूट मिलेगा, तीसरे बच्चे के पीछे कोई छूट उसको नहीं मिलेगा, पूरा टैक्स देना पड़ेगा। अब यहाँ पे 2400 में से 1200 छूट मिल गया, बच गया कितना 1200। दूसरे बच्चे का 2400 रुपए भत्ता मिला था, छूट मिल गया 1200, तो बचेगा कितना और 1200, 2400 1200 माइनस करेंगे 1200 बचेगा। तीसरे बच्चे के लिए कोई छूट नहीं है, पूरा टैक्स देना, यानी कि पूरा 2400 सीधा उठा के लाना है। अब टोटल कितने रुपए का टैक्स दे रहा है, 12 और 12 2400 और 24 और 24 4800 रुपए पर वो टोटल टैक्स भुगतान करेगा, मतलब एक कर योग्य राशि है शिक्षा भत्ते की। तो यहाँ पे हम लिख देंगे शिक्षा भत्ता कितना रुपए है, 4800 रुपए का। ये चीज पूरा आपको अच्छे से करना आना चाहिए। शिक्षा भत्ता मिला, उसके बाद क्वेश्चन खत्म हो गया। इसमें कुछ डाउट है, 7200 को 3 बच्चे से भाग दिए, एक बच्चे का 2400 आ गया, पहले बच्चे का 2400, दूसरा बच्चे का 2400, तीसरा बच्चे का भी 2400। पहले बच्चे का, हर एक बच्चे का अधिकतम 2 बच्चे तक छूट मिलेगा, एक बच्चे का 100 रुपए 12 महीने का 1200 छूट मिलेगा, दूसरे बच्चे का भी 100 रुपए का 12 महीने के हिसाब से 1200 छूट मिलेगा, तीसरे बच्चे का कोई छूट नहीं मिलेगा। तो 2400 में 1200 घटाएंगे 1200 बचेगा, 2400 में 1200 घटाएंगे फिर 1200 बचेगा, और तीसरे बच्चे का पूरा टैक्स लग जाएगा, कोई छूट इसको नहीं मिलेगा। अब टोटल करेंगे 4800 रुपए हो जाएगा शिक्षा भत्ते की कर योग्य राशि। उसी को हमें यहाँ पे लिखना है, शिक्षा भत्ते की कर योग्य राशि। हो गया। अब हम इसको जोड़ देंगे, तो कितना आएगा, 1,80,000 का 4,80,000 और 3,000 4,800 6,67,800 रुपए आ रहे हैं। ठीक है, 6,67,800 कर योग्य भत्ते, इसमें कोई मानक कटौती नहीं कटेगा, कुछ नहीं कटेगा, क्योंकि वेतन की गणना करने नहीं बोले हैं, तो वेतन को हम लिखे भी नहीं है और उसको मानक कटौती यहाँ पे नहीं कटेगा। और इस तरीके से सॉल्यूशन बनेगा। ये जो वर्किंग नोट है ना, देखो सॉल्यूशन हमारा इतना तक है, ये हमारा मेन सॉल्यूशन है
और जितना सारा बनता है वर्किंग नोट बनता है इतना लंबा चौड़ा, तो वर्किंग नोट को आपको सबसे पहले नोट्स पढ़ना जरूरी है। और अगर खुद से आप इनकम टैक्स का थ्योरी पार्ट को पढ़ रहे हैं तो सबसे बढ़िया बात है, आपको ज्यादा समझ में आएगा। लेकिन ध्यान से पढ़ना चाहिए, आजकल कौन पढ़ता है उस चीज को। इस तरीके से सॉल्यूशन बनेगा। अगर किसी को देखो पूरा यहाँ पे प्रूफ दिखाते हुए अच्छे से समझाया हो, किसी को कुछ भी पॉइंट में दिक्कत है, समझ नहीं आ रहा है, पूछो कमेंट में। और अगर समझ में आ गया तो बढ़िया बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 9 नंबर है, 9 नंबर क्वेश्चन के साथ हम मिलेंगे आपके साथ न्यू वीडियो लेकर, जो बहुत ही धमाकेदार रहेगा और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है 9 नंबर में। तो इस क्वेश्चन में ही तक मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।